हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों ने पार्ट वन देख लिया होगा जिसमें हमने ओरिजिनल पेपर किया है जो विज्ञापन 50 का है यूपीएचएससी का। हमने वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 50 तक देखा है। अब उसके आगे हम पार्ट टू में देखेंगे जहाँ पर हम फिर अगेन 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल 50 क्वेश्चन ये कर दिया था हम लोगों ने पार्ट वन में। अब 51 से देखते हैं। यहाँ पर बात कर रहा है कि विथ रेफरेंस टू जेट स्ट्रीम, क्या कह रहा है? एक कथन है, वेलोसिटी ऑफ जेट स्ट्रीम इन द समर सीजन बिकम ट्वाइस द वेलोसिटी इन द विंटर सीजन। क्या ऐसा है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वेलोसिटी है जेट स्ट्रीम की वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर ग्रेडियंट पे। और टेम्परेचर ग्रेडियंट विंटर में ज़्यादा होता है। जब विंटर में ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी भी विंटर में ज़्यादा होगी। इसीलिए विंटर सीजन में जो जेट स्ट्रीम है उसका एक्सटेंड आप देखते हैं तो पूरा इधर हिमालय के पास तक चला आता है। तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये कैसी विंड है? ये है ग्रेडियंट विंड। जो जितना ज़्यादा टेम्परेचर का ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये वाला तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। कह रहा है एक्सटेंट ऑफ जेट स्ट्रीम नैरो डाउन ड्यूरिंग द समर सीजन। बिल्कुल बात सही है। क्यों? क्योंकि समर सीजन में क्या होता है, यही जो टेम्परेचर गैप होता है, ठीक है, पोलर रीजन से और इक्वेटोरियल रीजन से, ये कम हो जाता है क्योंकि समर सीजन आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज नॉट बिलोंग टू द लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको जान लेते हैं। लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या है? ज्योग्राफिकल थॉट में अपने पढ़ा था। ऑगस्ट कॉम्टे ने इस कंसेप्ट को दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि वही स्टेटमेंट मीनिंगफुल है या लॉजिकल है जिसे हम इम्पेरिकली देख रहे हैं या फिर साइंटिफिकली उसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो कौन कौन कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन, कॉज एंड इफेक्ट, ये भी तो लॉजिकल होता है। स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है कि हर एक प्रोसेस के पीछे एक स्ट्रक्चर होता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी इसको बिलोंग करता है। फंक्शनलिज्म मतलब जो भी प्रोसेस हो रहा है एक प्रॉपर फंक्शन के जरिए होता है, रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है, इसके भी पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। ये सिद्धांत इस बात को कहता है। लेकिन जो बिहेवियरलिज्म का है ये इसको बिलोंग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बिहेवियरलिज्म इस बात को प्रमोट करता है कि जो ह्यूमन नॉलेज है या ह्यूमन जो सेटिस्फैक्शन है वो काफ़ी हद तक मैटर कर जाता है, जो लॉजिक होता है उसको बीट कर जाता है। जैसे फार्मर है, अपने फील्ड पे काम करता है, उसको पता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी जो खेती की उपज है उससे संतुष्ट होता है, क्योंकि उसको एक लगाव होता है कि हमारा फील्ड है, हम इसमें फार्मिंग करेंगे, भले अभी मुनाफा नहीं मिल रहा है लेकिन वो कृषि करता रहता है। तो ये अप्रोच किस में आएगा? बिहेवियरलिज्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोपाउंडर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पैराडाइम इन द ज्योग्राफी। पैराडाइम क्या होता है? एक डोमिनेंट जो फिलोसफिकल फ्रेमवर्क होता है, डोमिनेंट फिलोसफिकल थॉट या मोड ऑफ थिंकिंग, जो क्या करता है पूरे उस अपने कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफिकल रिसर्च या फिर किसी भी प्रकार की स्टडी को प्रभावित करता है। इस कंसेप्ट को दिया था टी.एस. कूहन महोदय ने। राइट। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हु एमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इन द ज्योग्राफी। आपको पता है कि ये मॉडर्निज्म की बात आया है, कब आया है? ये 1990s में आया है। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल था एडवर्ड सूजा का। ठीक है, और जो पोस्ट मॉडर्निज्म था वो एक ऐसा थॉट प्रोसेस था जो कि जो प्रीवियस में हमारे डोमिनेंट थॉट प्रोसेस थे, जैसे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन था और जो ग्रैंड थ्योरीज थी, पॉजिटिविज्म, मार्क्सिज्म, इन सबको रिजेक्ट किया था पोस्ट मॉडर्निज्म। ये कह रहा था कि जो स्पेस है, कोई भी लैंडस्केप है या स्पेस है, ये सोशली कंस्ट्रक्ट होता है और कहीं ना कहीं से ये जो सोशल कंस्ट्रक्शन होता है किसी भी प्लेस या लैंडस्केप का, ये पावर के जरिए होता है, पावर गवर्न होता है, जहाँ पर जैसी पावर होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई सिटी एरिया है,
सिटी एरिया में जहाँ पर रोड वगैरह अच्छी है उसके आसपास देखेंगे तो बड़े बड़े विलास मिलेंगे, आपको रिहायशी घर मिलेंगे। लेकिन जहाँ पर लो लाइंग एरिया, जहाँ पर जल और उसकी समस्या, भराव की समस्या रहती है, वहाँ पर स्लम मिलता है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा पावर है और ये स्लम वाले उस बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब पावर मैटर्स, जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है सेटलमेंट का इन सिटीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इधर बुक दिया है और उनके ऑथर अर्डकुंडे, कार्ल लेटर, जोग्राफिया जनरलिस, वारनियस, एंथ्रोपोजोग्राफिक, रेडजेल और कॉस्मॉस हम्बोल्ट। ये तो रही इनकी बुक्स। और इनका इम्पोर्टेंस क्या है आपको पता है कि जो हम्बोल्ट और रेटर हैं इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, राइट। रेडजेल को फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि इनकी ये जो बुक है एंथ्रोपोजियोग्राफिक, इसमें इन्होंने पहली बार कैटेगराइज करके ये बताया कि ह्यूमन ज्योग्राफी में आप ह्यूमन एलिमेंट के डिफरेंट एक्टिविटीज़ या फिर उनकी जो इश्यूज हैं उनको डील करते हैं। ठीक है। वारिनियस नाम तो सुना ही होगा आपने, डाइकोटमी इन द ज्योग्राफी, जिसमें इन्होंने कहा कि जो आपकी स्पेशल ज्योग्राफी है और जो जनरल ज्योग्राफी है, यानी एक सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, एक रीजनल ज्योग्राफी, पहली बार इन्होंने क्लासिफिकेशन किया और वो डाइकोटमी आज तक चली आ रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या सही हो जाएगा? ए का 4, बी का 3, बी का 3, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी का 2। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन 1969 विद द पब्लिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल द ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी बिकम मेजर पैराडाइम ऑफ द ज्योग्राफी। मतलब ऐसा कौन सा जर्नल था, ऐसी कौन सी पत्रिका थी जिसके संपादन के बाद ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी लाइट में आ गई, मतलब डोमिनेट करने लगा ये वाला थॉट प्रोसेस। अभी हमने बात किया ना जो पैराडाइम कुहन महोदय ने दिया था, तो वही। तो कौन सा ऐसा जर्नल था? वो था एंटीपोड। ठीक है। कहाँ से प्रकाशित होता था ये क्लार्क यूनिवर्सिटी से, राइट। जो कहीं ना कहीं से इस चीज़ को रिजेक्ट करता था कि जो ह्यूमन की वैल्यूज़ थी वो बिल्कुल कम हो गई है जोग्राफिकल स्टडीज़ में। क्यों? क्योंकि जब क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन था आया था 1950s में, तो जब क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आया तो उसमें कहा कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ है उसका कोई रोल नहीं है, जो लॉजिक है वही सब कुछ है। तो जब 1960s का दौर आया या 70s का दौर आया तो उस टाइम में कहा उन्होंने कि नहीं, केवल लॉ से पूरी सोसाइटी गवर्न नहीं होती है, कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं जिसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो उसी को बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी। उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया था वो आपका ये जर्नल रोल प्ले किया था। क्या नाम था? एंटीपोड। इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित थे? तो मुख्य रूप से आप डेविड हार्वे का नाम याद रखिए, कभी पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस एसे एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी ऑफ मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन वॉज रिटन बाय। आपको पता है फेमस, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, FK सेफर जी हैं। लेकिन जो एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी में। क्यों? क्योंकि ये एक डिबेट छेड़ दिया था। ठीक है। अब वो डिबेट किसके बीच थी? जो हार्टसून थे और सेफर महोदय। और हार्टसून जो थे ये कांट के जो आइडियाज थे उसको आगे बढ़ा रहे थे। सेफर महोदय ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। सेफर किस टाइम में आए थे? ये आए थे 1950s में, मतलब क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के टाइम में। अब क्या, जो कांट महोदय थे ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो इन्होंने कहा, कैटेगराइज किया कि ज्योग्राफी अलग है, हिस्ट्री अलग है। कांट ने कहा कि ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी स्थानों का अध्ययन है। ठीक है। मतलब कोरोलॉजिकल, और हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकल है। मतलब ये ज्योग्राफी कहा, ज्योग्राफी की जो इसेंस है वो स्थानों के अध्ययन से है, ना कि लॉज बनाने के लिए है।
हार्टशूट ने भी अपनी जो बुक थी नेचर ऑफ ज्योग्राफी उसमें भी इस चीज़ को आगे बढ़ाया, बोला कि एरियल डिफरेंशिएशन ही मेन थीम है ज्योग्राफी की स्टडी की। तो उस चीज़ को चैलेंज किया सेफर महोदय ने। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, ज्योग्राफी के जरिए आप लॉ भी बना सकते हैं। लॉ मेकिंग को उन्होंने प्रोपोगेट किया। उसी को यहाँ पर कहा जाता है एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी अब ऐसा कोई एक्सेप्शनलिज्म वाला सब्जेक्ट नहीं रह गया कि जिसमें आप लॉ नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर प्रोपोगेट किया और ये बुक लिखी, इसलिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हु एमंग द जोग्राफर वॉज नॉट प्रोपोनेंट, यहाँ पर ट्रैप दिया गया, नॉट प्रोपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, आपको पता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है, कि जहाँ पर ये थ्योरी कहती है कि इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं से कंट्रोल करता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। तो किनके किनके कामों में ये चीज़ परिलक्षित होती है, तो डेविस वाले में बिल्कुल सही बात है, स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज की बात किया था। हंटिंगटन, इन्होंने क्लाइमेट और सिविलाइजेशन बताया था कि क्लाइमेट के हिसाब से सिविलाइजेशन होती है। एसी सैम्पल इन्फ्लुएंस बताया था क्लाइमेट का कैसे ह्यूमन सोसाइटी पे पड़ा हुआ है, ह्यूमन हिस्ट्री पे पड़ा हुआ है। जीन ब्रोन्स जो थे वो इस फिलॉसफी से बिलोंग नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबिलिज्म से बिलोंग करते थे। अपॉसिबिलिज्म इसका जस्ट उल्टा है। वो कहता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो काफ़ी हद तक क्लाइमेट जो पहलू है उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आप पे है कि आप इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाले को फॉलो करते हैं या फिर पॉसिबिलिज्म का, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग स्कॉलर पुट फॉरवर्ड द 7 स्टेजेस ऑफ टाउन ग्रोथ। आपको पता है कि डिफरेंट मॉडल्स क्रिएट किए गए थे डिफरेंट जोग्राफर्स के जरिए टाउन ग्रोथ के। ठीक है, जिसमें आपने लिविस मेमफोर्ड का पढ़ा होगा, ग्रिफिथ टेलर का पढ़ा होगा, है ना, मर्फी का पढ़ा होगा। तो किसने 7 स्टेजेस बताई थी? वो थे ग्रिफिथ टेलर। स्टार्टिंग किया था इन्होंने एक बच्चे के जैसे, उसकी तुलना करके एक उसकी उपमा दिया था कि इन्फेंटाइल से लेकर के लास्ट स्टेज सेनियल बताई थी उन्होंने, जिसमें क्या हुआ था कि जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है सिटीज़ का समय के साथ में, उसके आधार पर इन्होंने 7 स्टेजेस बताई थी। आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च्ड? 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जिसमें क्या 100 सिटीज़ को रिवाइवल किया जाएगा। ठीक है, और उनको रीयूनेट किया जाएगा, रिन्यूअल किया जाएगा जो फैसिलिटीज़ वहाँ पर विद्यमान है। इसके 4 पिलर हैं। एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जिसमें वहाँ के जो सड़कें हैं, बिल्डिंग्स है, उनका प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन करके बनाया जाएगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बेटर किया जाए, उसके लिए इनिशिएटिव चलाए जाएंगे। जो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि जो ग्रीवांसेस एड्रेसल करने वाली संस्थाएं हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, वहाँ पर लोगों की एक्सेस को बढ़ाया जाएगा। इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहाँ पर नए नए रोजगार के अवसर खोले जाएंगे। ये 4 पिलर इसमें थी। ठीक है, 4 पिलर्स, जिसमें आपने देखा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और चौथा है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी पूछा जाता है। हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एज अ वे ऑफ लाइफ? बेसिकली इसको डेवलप किया था लुइस विर्थ महोदय ने, और इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था अर्बनाइजेशन एज अ वे ऑफ लाइफ, जिसमें इन्होंने कहा कि जो अर्बन एरियाज हैं उनकी अपनी एक यूनिक वे ऑफ लाइफ है, जिसमें क्या है, एक लार्ज पॉपुलेशन रहती है। बिल्कुल सही बात है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात, जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है वो हेट्रोजेनस है, मतलब किसी एक कास्ट से नहीं है। वहाँ पर डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो वही उन्होंने
यहाँ पर इस आइडिया को बढ़ाया था लुइस विर्थ महोदय ने, तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2015 टू 20 वाज हाईएस्ट। उस टाइम ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम इसका उत्तर था बहरीन। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में क्या है, 2025 और 26 के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो है यूएई। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात कर रहा है। जी हाँ, यहाँ पर ओवरऑल जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, आपको पता है एक नेचुरल ग्रोथ होती है जिसमें क्या करते हैं, बर्थ और डेथ को ही काउंट करते हैं, प्लस अगर माइग्रेशन को हम उसमें ऐड कर दें, माइग्रेशन इनफ्लो, तो क्या होता है, ओवरऑल ग्रोथ को बता देता है। तो बहरीन या कतर, यूएई वाले क्षेत्रों में इतना ज़्यादा जो एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ दिख रही है ज़्यादा, उसकी वजह माइग्रेशन है। तो आज के समय में मतलब अभी रिसेंट डेटा के हिसाब से यूएई टॉप पे है। लेकिन अगर नेचुरल ग्रोथ की बात करें पूरे दुनिया में किसकी ज़्यादा है 2025-26 में, तो वो है साउथ सूडान। ठीक है, अफ्रीका का एक देश है, ठीक है, जो कि अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही है, ऐसा ट्रेंड दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन वाज प्रोपाउंड बाय, कहाँ पर आता है ये कंसेप्ट, ये आता है अर्बन प्लानिंग में, जहाँ पर क्या कहते हैं WJ वेली महोदय क्या कहते हैं कि अगर दो सिटीज़ हैं, ठीक है, सिटीज़ नंबर 1, सिटी नंबर 2, तो अगर ये एक दूसरे के कंपीटिंग हैं तो इस लॉ के जरिए आप एक मैथमेटिकल लाइन खींच सकते हैं, एक बाउंड्री लाइन खींच सकते हैं, जिसमें क्या करते हैं, इस सिटीज़ का अपना एक रिटेल कस्टमर होगा और इस सिटीज़ का अपना एक कस्टमर होगा। तो इस लॉ के जरिए उन्होंने इस बाउंड्री लाइन को कैलकुलेट किया था और जिसके जरिए दो सिटीज़ का जो सराउंडिंग एरिया है, जो इन्फ्लुएंस एरिया है, उसको इन्होंने दिखाया था और इसी को आगे चल करके ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी के नाम से भी इसको पॉपुलराइज किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है कंसेप्ट और उस कंसेप्ट को देने वाले जो जोग्राफर्स हैं। कंसेप्ट है सिटी रीजन, किसने दिया था, डिकिंसन महोदय ने। अमलैंड, आंड्रे एलेक्स। हिंटरलैंड, ग्रीन महोदय ने। अर्बन फील्ड, स्माइल ने। बिल्कुल सीधे डिक्टो ऐसे जैसे ऑप्शन रखा गया है वो एक दूसरे को दिखा रहा है। लेकिन क्या इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केवल इतने में सिमट जाएगा, नहीं, थोड़ा सा हम लोग इसको एक ट्रिक के जरिए जान लेते हैं ताकि हमको हमेशा हमेशा के लिए ये तैयार हो जाए। देखिए जो सिटी रीजन है, सिटी रीजन, अब देखिए सिटी रीजन को डिकिंसन महोदय दे रहे हैं, तो आप सपोज करिए कि यहाँ पर रूरल एरिया है और यहाँ पर अर्बन है, ठीक है। अब इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है जहाँ पर लार्ज स्केल पर ट्रांसफॉर्मेशन विटनेस हो रहा है, वहीं का ये चारों नाम है, ठीक है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है तो वही यहाँ पर पूछा गया है। सपोज करिए कि एक रीजन है जिसको डिकिंसन महोदय ने दिया, इतना याद कर लीजिए। फिर अगला क्या है, इसी क्षेत्र को अमलैंड कहा आंड्रे एलेक्स ने, ठीक। तो ऐसे सपोज करिए कि एक व्यक्ति आया जो सारे इस एरिया के जो आम थे उसको लेने का प्रयास किया, क्योंकि अभी भी कुछ पेड़ वगैरह यहाँ बचे हैं ना, इसमें आम का पेड़ लगा है, तो वो उसको भाई लेने का प्रयास किया, तो अमलेड आंड्रे एलेक्स। अब जो ग्रीन महोदय आते हैं तो उसको नाम देते हैं हिंटरलैंड, मतलब यहाँ पर ग्रीनरी है और इसी हिंटरलैंड को लोगों को भा रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हिंटरलैंड में जब ग्रीनरी है तो अच्छा लगेगा ही, तो हिंटरलैंड को इन्होंने दिया था। जो अर्बन फील्ड, इसी का नाम दिया था इस्माइल महोदय ने। अब अगर ये बताइए ग्रीनरी रहेगी तो उस फील्ड को देख करके लोग मुस्कुराएंगे नहीं, क्या वाह क्या ऐसा स्थान है, जो शहर की उबाऊ ज़िंदगी है उससे हट करके ये इस वाले क्षेत्र में चलना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ड्राई पॉइंट सेटलमेंट इज अ ह्यूमन सेटलमेंट लोकेटेड ऑन द साइट विच इज, मतलब ड्राई पॉइंट सेटलमेंट की बात यहाँ पर कर रहा है, वो उसकी अवस्थिति कहाँ पर होती है। सबसे पहले ये जान लीजिए ड्राई पॉइंट कहाँ है। ड्राई पॉइंट मतलब ये है, अगर मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, यहाँ पर बाढ़ आई हुई है, बीच में अगर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर बाढ़ नहीं आ रही, मतलब वो सूखा क्षेत्र है,
ठीक है, वहाँ पर लोग जाकर के इकट्ठा हो रहे हैं। अब उसके आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वो फ्लड प्रोन है। तो कहने का मतलब ऐसा क्षेत्र जो फ्लडिंग में नॉट लाइबल हो, लेकिन वो क्षेत्र फ्लड प्रोन एरिया में हो, तो उस प्रकार के सेटलमेंट को आप बोलते हैं ड्राई पॉइंट सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वॉज नॉट यूज्ड बाय डॉर्मेट्री विटलेसी टू द डेलिनेट एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड? कितने रीजन बताए थे इन्होंने? 13। किस सन में दिया था? 1936। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहना है कि यहाँ पर कौन सा फैक्टर यूज नहीं किया था? लैंड ऑनरशिप एंड लैंड टेन्योर, नहीं, इसको कंसिडरेशन नहीं किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। लेकिन चूंकि इन्होंने 5 फैक्टर बताए थे मेन, 5, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मेरे चाचा इस एरिया में दूध सेल करते हैं, तो मेरे मतलब एम जोड़ लीजिए, चाचा सी जोड़ लीजिए, इस एरिया में यस आई जोड़ लीजिए, दूध डी जोड़ लीजिए, सेल करते हैं। एम से क्या हो गया? मेथड ऑफ फार्मिंग। सी से क्या हो गया? क्रॉप एंड लाइव स्टॉक कॉम्बिनेशन। आई से क्या हो गया? इंटेंसिटी ऑफ इनपुट, जो कुछ भी लेबर और कैपिटल लग रहा है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लेबर। डी से क्या हो गया? डिस्पोजल, जो वहाँ पर प्रोड्यूस निकल रहा है उसको अपने सेल्फ यूज के लिए ले रहे हैं कि उसको कमर्शियल यूज के लिए ले रहे हैं, इसको जानना जरूरी है। कमर्शियल मतलब ट्रेड के लिए। और यस से क्या हो गया? स्ट्रक्चर, मतलब उस फार्मिंग को करने के लिए जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स हैं, जो उनके पास टूल हैं, उन सबको इसमें आप इंक्लूड करते हैं। तो आई होप 5 पैरामीटर आपको पता चल गया होगा। अब इन सब में कहीं पर जिक्र है लैंड ऑनरशिप का? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यही आपका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है टाइप ऑफ क्वेश्चन और वो किस कंट्री में होती है, देखते हैं। कह रहा है कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंट टिलेज या फार्मिंग ही कह सकते हैं। अब आप बताइए इंटेंसिव कहाँ पर होगा और एक्सटेंसिव कहाँ होगा? इंटेंसिव आप ऐसे समझिए कि कम एरिया में बार बार ज़्यादा बहुत इंटेंस क्रॉपिंग की जाती है। कई फील्ड वहाँ पर आपको साल भर में देखने को मिल जाएंगे, फील्ड रोटेशन देखने को मिल जाएगा वहाँ पर। मतलब एक ही भूमिखंड पे चावल बोया जा रहा है, फिर उसके बाद बीच में जो गैप मिल रहा है थोड़ा बहुत साग सब्जी बोई जा रही है, फिर उसी पे गेहूँ बोया जा रहा है, जल्दी से गेहूँ को काट करके वहाँ पर सरसों बो दी जा रही है, या फिर आलू बोने के लिए जल्दी से उसको कर रहे हैं। तो मतलब एक ही भूमिखंड पे कई प्रकार के लैंड यूज होते हैं, तो वो कैसा हो गया? इंटेंसिव हो गया। मतलब कम एरिया में ज़्यादा लोग रहेंगे तभी तो ऐसा करेंगे। एक्सटेंसिव जहाँ आएगा वहाँ पर लार्ज एरिया में प्रैक्टिस होगी। चलिए, सब्सिस्टेंस मतलब कि इतना ही उगा पाते हैं कि अपने कंजम्पशन के लिए वो कर पाते हैं। तो ऐसी कहाँ स्थिति मिलेगी? जहाँ पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होगी ना, कम क्षेत्र में ज़्यादा लोग रह रहे होंगे। तो आप बताइए पूरे दुनिया में जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहाँ है? बांग्लादेश में। तो ये सही हो जाएगा। कमर्शियल मतलब ट्रेड के पर्पज से। प्लांटेशन फार्मिंग, प्लांटेशन में आपको पता है चाय कहवा रबड़ ये सारी फार्मिंग आती है। तो कहाँ पर ऐसा है, कौन टॉप पे है? तो उसमें है आइवरी कोस्ट। ये देश ऐसा है जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो कहवा का एक्सपोर्ट होता है वो करता है। तो कहवा तो इसी में आता है। और वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्रीज़ में आता है जो आपके कॉफ़ी रबर को एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में, तो ये उसके लिए आ जाएगा। कमर्शियल डेयरी के लिए भाई चारा होना चाहिए। तो ग्रासलैंड कहाँ पर मिलते हैं? अर्जेंटीना में। किस नाम से जाना जाता है बताइए? पंपास। मार्केट गार्डनिंग नाम तो सुना ही होगा, नीदरलैंड। ठीक है, यहाँ पर फूलों की घाटी नहीं है लेकिन फूलों का मार्केट है। ठीक है, फ्लावर मार्केटिंग, और सबसे फेमस है टुलिप का। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो ऐसे मैच करा लेंगे तो ए का हो जाएगा 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एमंग फॉलोइंग स्कॉलर हु प्रेजेंटेड टाइपोलॉजी ऑफ द वर्ड एग्रीकल्चर इन 1972। तो यहाँ पर आते हैं कोस्टाविकी, राइट। इन्होंने फंक्शनल क्लासिफिकेशन किया था जो वर्ड की एग्रीकल्चर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन 1967 हु आइडेंटिफाई 4 कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चरल इफिशियंसी इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किसने एग्रीकल्चरल इफिशियंसी की स्टडी किया था, जल्दी से बताइए। वो हैं एस भाटिया, जिन्होंने 4 कैटेगरी बनाई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑयल फील्ड और उसकी करिस्पॉन्डिंग कंट्रीज कहाँ पर बिलोंग करता है। तो ग्रोजनी रसिया में है, सही है। मीना अल अहमदी ये भी कुवैत में है। और अल घावर ये कहाँ है, ये भी तो सऊदी अरेबिया में है ना, सऊदी अरेबिया में है, इराक में नहीं है। तो यहाँ पर नॉट करेक्टली पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और आहवा कहाँ है, ईरान में है। जो इराक की फेमस ऑयल फील्ड है वो है किरकुक, ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चंस, आपको सॉल्व करना है और इनका एक्सप्लेनेशन आपको नोट भी करना है। आगे का जो क्वेश्चन है, आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं 30, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में उसको देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग।